हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज ऑफ कोफिशिएंट, रेशोज क्या a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, हम इन रेशोज को कंपेयर करके देखेंगे कि हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। तो हमने रिलेशनशिप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो रेशोज है हमारे कोफिशिएंट्स की, अगर हमारे वेरिएबल्स की रेशो यानी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की रेशो यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर ये नॉट इक्वल आ जाए, सबसे पहले हमारे पास देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो है ax प्लस by अपॉन प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे a है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है वो y के कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। तो अगर मैं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को देखूं, अगर उनकी रेशो नॉट इक्वल आए तो इंटरसेक्टिंग लाइन है यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर वेरिएबल की तो इक्वल आ जाए, कांस्टेंट वाला इक्वल ना हो, तो वो नो सॉल्यूशन देगी, मतलब वो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर तीनों ही रेशोज इक्वल आ जाए तो वो कोइंसिडेंट लाइन यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगी। हम पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें यही बताना है रेशोज को कंपेयर करके कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास देखो जो इक्वेशंस हैं वो सारी ही ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। हमें क्या मिला, हमें हमारे a और b की वैल्यू यानी कि a1, b1 और c1, a2, b2 और c2, इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, a1 यानी x का कोफिशिएंट 5, फिर b1 यानी y का कोफिशिएंट 4 है लेकिन साथ में माइनस भी साइन है तो -4, फिर c1 इसका जो कांस्टेंट है वो है 8। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 7, फिर y का कोफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट क्या है 9 है लेकिन साइन आगे माइनस है तो -9। तो आ गए मेरे पास 6 के 6 हमारे जो a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब रेशोज निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये मुझे कैसे सॉल्यूशंस देंगे। तो रेशोज मेरे पास क्या है, a1 अपॉन a2 की रेशो है, b1 अपॉन b2 की रेशो है और c1 अपॉन c2 की रेशो है। तो मुझे ये तीनों रेशोज देखनी है। तो एक एक करके इनको लिखते हैं। पहले जो फर्स्ट है मेरी a1 अपॉन a2, वो मेरी रेशो क्या है a1 5 और a2 7, 5 अपॉन 7। दूसरी मेरी b1 अपॉन b2, b1 क्या है -4 अपॉन b2 क्या है 6। और थर्ड मेरी कांस्टेंट यानी कि 8 अपॉन में -9। अब देखो सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग की दो रेशोज कंपेयर करनी है। जो स्टार्टिंग की दो रेशोज है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। अगर यही दोनों रेशो मेरी नॉट इक्वल आ गई तो मेरा फर्स्ट वाला ही केस हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, तो मुझे आगे थर्ड रेशो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देखो फर्स्ट दो रेशोज में जो पहले वाली है मेरी रेशो वो क्या है 5 अपॉन 7 है, लेकिन जो दूसरी वाली है मेरी -4 अपॉन 6, अभी क्या ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 4 और 6 दोनों इवन नंबर है, 2 इनका कॉमन फैक्टर है तो उसको काट सकते हैं अभी। तो ये भी और फर्दर सॉल्व हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो मेरे पास क्या आया ये -2 अपॉन 3। तो मेरी b1 अपॉन b2 क्या आ गई -2 अपॉन 3। तो आप देख रहे हो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों के दोनों क्या आ गए मेरे नॉट इक्वल आ गए। हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो फर्स्ट वाला ही केस हो गया, थर्ड मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और आप चेक भी करो अगर तो 8 अपॉन -9 ये क्या है, इन दोनों से अलग ही है। तो तीनों रेशोज ही डिफरेंट है। लेकिन अगर पहली दो भी नॉट इक्वल आ गई तो उतना भी सफिशियंट है ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ पर क्या है, जब फर्स्ट जो वेरिएबल्स की रेशोज हैं कोफिशिएंट की, अगर वही नॉट इक्वल है, देयरफॉर ये कैसे पेयर ऑफ लाइन है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयरफॉर दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही सेकंड देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी आप देखो हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई है वो ax प्लस by प्लस c, x y और फिर कांस्टेंट,
लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो इक्वेशंस है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करके a b c की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमें क्या मिला, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन सब की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहले a1 देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9, तो ये 9 हो गया। फिर उसके बाद y का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट है मेरा 12, तो ये मेरे a1 b1 c1 आ गए। अब नेक्स्ट a2, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 18, फिर y का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट है मेरा 24। अब मुझे ये पता लगाने के लिए कि कैसी है रेशोज, किस क्या लाइंस होंगी, पहले इनकी रेशोज निकालनी होंगी। तो अब मैं एक एक करके पहले a1 अपॉन a2 फिर b1 अपॉन b2 ये निकालूंगी। पहले a1 अपॉन a2 देखते हैं। a1 क्या है 9 अपॉन a2 क्या है 18। फिर b1 अपॉन b2 देखते हैं। b1 है मेरा 3 और b2 है मेरा 6 और लास्ट में c1 अपॉन c2 वो है 12 अपॉन 24। तो अब देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो 9 अपॉन 18 सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है, दोनों का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। दोनों किसके टेबल से कट रहे हैं 9 से, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो मुझे क्या मिला ये 1 अपॉन 2। सेकेंड वाली जो मेरी रेशियो है वहां भी देखो आपको 3 और 6 ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये वाली रेशियो भी मेरी क्या आ गई 1 अपॉन 2। आप देखो शुरू की दो रेशियोज इक्वल आ गई, तो फर्स्ट वाला केस तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट केस में क्या है कि शुरू की दो रेशियोज मेरी इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो अब सेकंड या थर्ड में से कोई एक होगा कि शुरू की दो तो इक्वल आ गई, अब या तो थर्ड इक्वल होगी या तो नहीं होगी। तो थर्ड वाली भी देखते हैं 12 अपॉन 24, ये भी देखो 12 से कैंसिल हो रहा है। या अगर आप एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहे आपको इतना बड़ा टेबल, तो आप छोटे नंबर से भी इसको कैंसिल आउट करके देख सकते हो। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। आप देखो ये वाली रेशो भी क्या आ गई इक्वल आ गई, तीनों ही रेशोज इक्वल आ गई। और जब तीनों रेशोज इक्वल आ गई तो ये मेरा कौन सा केस है थर्ड वाला। जब तीनों रेशोज जो है कोफिशिएंट्स की इक्वल है तो ये कैसी लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसाइड कर रही है ये। सो हियर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों ही रेशोज क्या है इक्वल है। सो दे आर कोइंसाइडिंग। या कोइंसिडेंट लाइंस ऐसे लिख सकते हो। अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। देखो इसमें भी हमारे पास ये जो है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं डायरेक्टली इसको कंपेयर कर सकती हूँ किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से। ऑन कंपेयरिंग विद ax plus by plus c equals to 0, we get a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनकी वैल्यूज मिलेंगी। पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 है तो a1 आ गया 6, फिर y का कोफिशिएंट क्या है -3 तो b1 आ गया -3, फिर कांस्टेंट क्या है मेरा 10, उसके बाद a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, फिर b2 y का कोफिशिएंट देखो कुछ भी नंबर नहीं है तो मतलब क्या होगा 1 और साइन कैसा है माइनस, तो ये मेरा क्या आ गया -1 और c2 मेरा कांस्टेंट क्या है 9। अब मैं एक एक करके a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये तीनों रेशोज निकालूंगी। सो नाउ a1 अपॉन a2, a1 है 6 अपॉन a2 क्या है 2, फिर b1 अपॉन b2, b1 है मेरा -3 और b2 है मेरा -1। अब c1 अपॉन c2, c1 है मेरा 10 और c2 है मेरा 9। अब देखते हैं इनको कि ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो रही है कि नहीं। तो पहले आप देखो a1 अपॉन a2 दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 अपॉन 1 यानी कि 3 हो गया। उसके बाद ये 3 अपॉन 1 ही लिख लो इसको क्योंकि हम न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर रेशियो कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखो 3 अपॉन 1 ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन माइनस माइनस ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये कैंसिल हो गया तो ये भी कितना आ गया 3 अपॉन 1। अब देखो फर्स्ट वाला केस तो नहीं बना क्योंकि फर्स्ट दो रेशोज क्या है इक्वल आ गई, तो अब सेकंड या थर्ड में से कोई एक केस हो सकता है, उसके लिए आप देखते हैं थर्ड रेशो। थर्ड रेशो क्या है 10 अपॉन 9, क्या ये 10 अपॉन 9 आगे कहीं फर्दर ये सिंपली वो हो रहा है सॉल्व हो रहा है, नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये आगे नहीं कट रहा, तो ये 10 अपॉन 9 ही आया। तो अब देखो यहाँ पर
पहली दो रेशोज तो इक्वल आ गई 3/1 3/1, लेकिन लास्ट वाली नहीं आई। तो ये मेरा कौन सा केस है? ये मेरा सेकंड वाला केस, जहां पर मेरी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की रेशो तो इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट की जो रेशो है वो नॉट इक्वल है। सो हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। सो दे आर पैरेलल लाइंस, ये खाली लिख सकते हो पैरेलल। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन ने भी हमें क्या बोला कि कंपेयर करो रेशियोज को वापस से, जो कोफिशिएंट्स की रेशियो है a1 a2 b1 b2 c1 c2। और इस बार हमसे ये नहीं पूछा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। इस बार पूछा है सिर्फ इतना बता दो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो वो भी हमें किससे पता चलेगा? वो भी इसी से तो पता चलेगा। देखो, अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर मेनी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है। मतलब सॉल्यूशन आना चाहिए, चाहे वो यूनिक हो चाहे मेनी सॉल्यूशंस हो, तो वो कंसिस्टेंट। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन ना आए यानी कि पैरेलल लाइन, तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में हमें सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो सिर्फ इनकंसिस्टेंट का एक ही केस है, कौन सा? जब पैरेलल लाइन होती है। तो बस उसे ध्यान रखो, जहां वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की रेशो तो सेम है, लेकिन कांस्टेंट की जो रेशो है वो उन दोनों से अलग होगी। तो अगर ये वाला केस आ जाए तो इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों में से कोई भी आए तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस में। अब देखो, जो हमारी इक्वेशंस का जो गिवन है यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशंस, देखो ये ax, ये by और c राइट हैंड साइड में है। इधर क्या है? ax by और यहाँ भी c क्या है? राइट साइड में। तो आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो, या हम ऐसे ही देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो c है वो सेम पोजीशन पर है राइट साइड में। तो आप उसको अगर शिफ्ट करोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा और रेशो में क्या होगा? सेम साइन, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली, अगर सेम फॉर्मेट में हमें इक्वेशंस दी हुई है, तो हम उसमें से डायरेक्टली a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहली इक्वेशन में क्या होगा? x का कोफिशिएंट a1 होगा और y का कोफिशिएंट क्या होगा? b1 और कांस्टेंट होगा ये मेरा c1। दूसरी इक्वेशन में जाएंगे तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? a2, y का कोफिशिएंट क्या होगा? b2 और ये मेरा होगा कांस्टेंट c2। तो अब बस मुझे इनके रेशोज चेक करनी है, तो हम रेशोज निकाल लेते हैं। सो नाउ a1/a2, ये मेरा कितना आया? a1 है 3 और a2 है 2, 3/2। अब b1/b2 देखते हैं। b1 मेरा कितना है? 2 और b2 मेरा कितना है? -3। अब देखते हैं c1/c2, तो ये मेरा कितना है? c1 है 5 और c2 है मेरा 7। अब मुझे देखना है कि इसका यहाँ पर जो मेरी इक्वेशंस है वो किस तरीके की है। पहली वाली देखो, जो रेशो है, जो रेशोज मुझे देखनी है यहाँ पर। तो पहले वाली रेशो में देखो क्या? 3/2। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये तो 3/2 ही आ गया। यहाँ पर क्या है? ये 2/3 है, माइनस डिनोमिनेटर में। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा? -2/3। तो ये मेरी रेशो रहेगी। और जो c वाली है मेरी, वो है 5/7। तीनों ही जो रेशोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, आगे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसमें देखो, पहली दो रेशोज a1 a2 और b1 b2, ये क्या है? अलग अलग है। इसमें न्यूमरेटर 3 है, इसमें न्यूमरेटर क्या है? 2। देखने में एक बार को लगेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस में। जब हम एग्जाम में हरी में होते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये न्यूमरेटर 3 है, यहाँ न्यूमरेटर 2 है, यहाँ डेनोमिनेटर 2 है, तो यहाँ डेनोमिनेटर -3 है। तो रेशो अलग अलग है। जब अलग अलग है तो यहाँ पे क्या हो गया? a1/a2 वो नॉट इक्वल है किसके? b1/b2 के। तो जब पहली दो रेशोज ही नॉट इक्वल आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन है ये फर्स्ट वाला केस मेरा। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो एक भी सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। देयरफॉर दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो मैं सिंपली लिख देती हूं, दे आर कंसिस्टेंट। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी आप देखो, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद ax प्लस by प्लस c। x का कोफिशिएंट ये a1 है, ये है मेरा b1, ये है c1, और सेकेंड इक्वेशन में ये है a2, b2 और ये है मेरा c2। तो अब इनकी मैं रेशोज निकाल लेती हूँ। पहले a1/a2, a1 है 2/a2 क्या है? 4।
फिर उसके बाद B1 है मेरा -3 और B2 क्या है -6। अब देख लेते हैं C1 अपॉन C2। C1 क्या है मेरा 8 अपॉन C2 है मेरा 9। तो अब इनको देखते हैं जरा। यहां पर देखो जो मेरी फर्स्ट वाली रेशो है, ये फर्स्ट वाली रेशो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको आगे काट सकते हैं, दोनों 2 से कैंसिल हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया मेरा 1/2। सेकेंड वाली रेशो में भी देखो माइनस ऊपर है माइनस नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 3 और 6 दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी मेरा क्या हो गया 1/2। और जो थर्ड वाली मेरी रेशो है 8/9, ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये दोनों किसी भी सेम टेबल से आगे डिवाइड नहीं हो रही, तो ये तो यही रहा 8/9। अब अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं तो कैसी रेशोज है मेरी, देखो क्या रिलेशन बन रहा है। फर्स्ट जो ये रेशो है 1/2, सेकेंड रेशो 1/2, फर्स्ट और सेकेंड तो इक्वल आ गई, लेकिन थर्ड वाली 8/9 ये नॉट इक्वल, तो ये सेकेंड वाला केस नहीं हो गया मेरा, जहां पर मेरी फर्स्ट 2 रेशोज तो इक्वल है, लेकिन जो थर्ड रेशो है वो नॉट इक्वल है, तो ये पैरेलल लाइंस है, मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और जहां सॉल्यूशन नहीं है वो क्या हो गई इनकंसिस्टेंट हो गई। तो यहां पर मेरे को क्या मिला हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, सो दे आर इनकंसिस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है एग्जाम में, जैसा प्रीवियस हमने किया या ये किया, ठीक है, कोई एक 1 मार्क में या केस स्टडी बेस कहीं पर भी आपको इस तरीके से एक कोई क्वेश्चन या एमसीक्यू में ऐसा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एक 1 मार्क का क्वेश्चन जहां पे आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा जाए, या फिर ये पूछा जाए कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट में अगर मैं रेशियोज को पहले निकालूंगी कंपेयर करने से पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू, तो ये पहले वाला फर्स्ट इक्वेशन में मेरा x का कोफिशिएंट है A1, दूसरा है मेरा ये B1 और ये है मेरा C1। सेकेंड इक्वेशन में ये है A2, ये है मेरा B2 और ये है मेरा C2। तो अब रेशियोज निकालेंगे, पहले A1/A2, A1 क्या है 3/2। अब देखो 3/2 ये ऑलरेडी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में, इसको डिवाइड किससे करेंगे 9 से, यानी ये जो 9 आएगा वो कहाँ आएगा डेनोमिनेटर में आएगा। 3/2 को डिवाइड करोगे 9 से तो 1/9, 9 आ गया डेनोमिनेटर में। उसके बाद सेकेंड मेरा B1/B2, B1 है मेरा 5/3 और B2 है मेरा -10, तो ये -10 कहाँ है डेनोमिनेटर में। और लास्ट मेरा C1/C2, इसको इधर लिख लेती हूं मैं, C1/C2, तो C1 है मेरा 7 और C2 है मेरा 14। अब मैं देखती हूँ इन तीनों रेशोज में कि इनको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है। तो फर्स्ट वाली रेशो देखो, न्यूमरेटर में 3 है, डेनोमिनेटर में 2 × 9 है, तो ये 3 इस 9 से कैंसिल हो रहा है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो न्यूमरेटर में तो बचा 1 और डेनोमिनेटर में 2 3 जा 6 हो गया। उसके बाद सेकंड केस देखो, यहाँ 5 और डेनोमिनेटर का 10 ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया देखो, मेरा न्यूमरेटर में तो 1 है और डेनोमिनेटर में 3 2 जा 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस भी तो है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 1/6 आया, लेकिन ये क्या आया ये -1/6 आया, तो ये सेम आपको नंबर्स तो लग रहे होंगे लेकिन साइन अलग है, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए अलग अलग हो गए। उसके बाद थर्ड में 7/14, ये भी कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये आ गया मेरा 1/2। तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट रेशो और सेकेंड रेशो ही इक्वल नहीं है, तो फिर आगे इक्वल हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, जब फर्स्ट और सेकेंड रेशो इक्वल नहीं है तो ये मेरा फर्स्ट वाला केस यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट हो गई है मेरी। तो यहां पर मैं लिख सकती हूं हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो इनका यूनिक सॉल्यूशन, सो दे आर कंसिस्टेंट। ये था मेरा थर्ड पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। यहां पर भी अब मैं पहले इनको कंपेयर करके A1 A2 की वैल्यू देख लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है मेरा A1 और y का कोफिशिएंट है B1, कांस्टेंट है मेरा C1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा A2, y का कोफिशिएंट होगा मेरा B2
और कांस्टेंट होगा मेरा C2। अब मैं इनकी दोबारा से रेशियोज निकालूंगी, A1 अपॉन A2, तो ये हो गया A1 है 5 और A2 है मेरा -10, 5 अपॉन -10। फिर B1 अपॉन B2, B1 है मेरा -3 और B2 है मेरा 6। उसके बाद C1 अपॉन C2, ये यहां नीचे लिख रही हूं मैं, ये हो गया मेरा 11 अपॉन ये मेरा हो गया -22। तो अब देखते हैं इनको भी हम सिंप्लीफाई करके कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियोज भी मेरी कैसी आ रही है। फर्स्ट रेशियो में देखो 5 अपॉन 10, 5 से कैंसिल हो रही है, 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया मेरा 1 अपॉन 2, लेकिन ऊपर प्लस था और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन 2। उसके बाद सेकंड केस में भी देखो 3 1 3 और 3 2 6 से कैंसिल हो रहे हैं, 1 अपॉन 2 आ गया। अब साइन देखो, ऊपर माइनस था नीचे प्लस, तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। देखो ये भी -1 अपॉन 2 आया और ये भी -1 अपॉन 2 आया, तो फर्स्ट केस तो नहीं होगा, सेकंड और थर्ड में से होगा। तो अब देखो जो हमारी थर्ड वाली रेशियो है 11 अपॉन 22, ये भी कैंसिल हो रहा है, 11 1 11, 11 2 22, ये भी 1 अपॉन 2 आया और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो तीनों ही रेशियो क्या आई मेरी, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 और -1 अपॉन 2, तीनों इक्वल आ गई। जब तीनों रेशियोज इक्वल हो गई तो ये मेरा कौन सा केस है, थर्ड वाला केस है, यानी कि मेनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एक हो या मेनी हो तो इक्वेशंस कैसी होंगी मेरी, पेयर इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि तीनों इक्वल आ गई तो मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन है, ये हो गया मेरे कंसिस्टेंट ये भी। सो हेयर इसको लिख लेंगे हम, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये भी इक्वल है किसके, C1 अपॉन C2 के। सो दे आर ऑल्सो कंसिस्टेंट, ये भी मेरी कंसिस्टेंट हो गई। अब लास्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं एक बारी। यहां पर भी आप देखो, ये आपको दिख रहा है A1 B1 और ये C1, ये मेरा A2 B2 और ये मेरा C2। तो मैं रेशियोज निकालूंगी A1 अपॉन A2, यानी कि 4 अपॉन 3 अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो वो रेसिप्रोकल होके वो नीचे ही आएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो डेनोमिनेटर में 2 आएगा, तो ये मैंने सीधा मल्टीप्लाई 2 डेनोमिनेटर में लिख दिया। फिर उसके बाद B1 अपॉन B2, B1 कितना है 2 अपॉन B2 कितना है 3। उसके बाद मेरा C1 अपॉन C2, C1 क्या है मेरा 8 अपॉन C2 है मेरा 12। तो अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कर लेते हैं रेशियोज को। फर्स्ट 4 अपॉन 3 इंटू 2, तो न्यूमरेटर का 4 है, डेनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 और 2 2 4, तो ऊपर बचा 2 और नीचे 3 1 3, 2 अपॉन 3। और सेकेंड वाली रेशियो मेरी ऑलरेडी 2 अपॉन 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये दोनों तो इक्वल आ गई। जैसे ही दो रेशियो इक्वल हो गई तो फर्स्ट वाला केस तो हट गया। अब इन दोनों में कंपटीशन है कि इन दोनों में से कौन सा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड वाली रेशियो देखो 8 अपॉन 12, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 8 और 4 3 12, तो यहां पर भी क्या हो गया मेरा 2 अपॉन 3। तो तीनों रेशियोज देखो किसके इक्वल आई, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3। यहां पर मेरी तीनों रेशियोज क्या हो गई, हेयर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल हो गई। तो ये भी क्या हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। क्योंकि तीनों इक्वल आई है तो क्या हो गया यहां पर मेरा मेनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होना चाहिए बस कंसिस्टेंसी के लिए। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास इसमें सिर्फ ये सेकंड वाला जो केस है ये इनकंसिस्टेंट आया, जिसमें नो सॉल्यूशन था, बाकी सारे मेरे क्या है, कंसिस्टेंट है। ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन।